नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो हमारे सरकारी दुकान है, ये जो हमारे सरकारी स्वस्थ अन्न धान्य के जो दुकान है, ओके, जिसको हम रेशन की दुकान भी कहते हैं, ये कैसे ऑपरेट होती है, इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पे अनाज कहाँ से आता है, ओके, ये कार्ड्स जो बनते हैं, रेशन कार्ड्स जो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, कौन से बनते हैं, ओके, ये पूरा का पूरा सिस्टम हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो अन्न धान्य होता है, देखिए हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। आज भी हमारे यहाँ पे भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। तो इस संख्या को रोकने के लिए, इस बढ़ते हुए नंबर को रोकने के लिए, देखिए कैसा होता है, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, मैं इस लेक्चर में भी इसको रिपीट करूंगी। 1980 के बाद, 1970 1980 के बाद जो हमारे पॉपुलेशन में एकदम से चढ़ाव आया, उसको पूरा करने के लिए 1970 में जो हमारे यहाँ पे, जो हमारी इंडिया में पॉपुलेशन में बढ़ोतरी का जो क्या कहते हैं उसको, अपवर्ड ट्रेंड था, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अन्न धान्य नहीं था। ओके, 1960 1970 के दशक में, 1960 से 1970 के दशक में जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ, ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, एकदम से भाई पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो गई आफ्टर आर इंडिपेंडेंस। ओके, 1960 1970 का डिकेड। तो हमारे यहाँ पे अन्न धान्य की पूर्तता करने के लिए हमारे पास इतना सारा अन्न धान्य नहीं था। ओके, वो जमाना था कि जब हमने यूएसए से वो जो एक ज्वारी होती है जो वहाँ पे पशुओं को खिलाई जाती है, वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की और हमारे यहाँ पे वो बेची गई। लिटरली हमारे यहाँ के लोगों ने उसको खाया। ठीक है, इतनी ज्यादा हमारे पास तंगी थी अन्न धान्य की। एक समय ऐसा था कि हम सुजलाम सुफलाम थे, और जब इंडिपेंडेंस के बाद जब भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, तो इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न धान्य नहीं था। तो भाई हम इंपोर्ट कर, क्योंकि अन्न ये बहुत ज्यादा बुनियादी जरूरत है। फूड इज आर बेसिक नेसेसिटी। अगर वही हमको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, तो सीधी सी बात है, भुखमरी और कुपोषण की वजह से हमारे यहाँ की जो भी लोक संख्या है वो कम होते जाएगी, लोग बेवजह मरते जाएंगे। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि सरकार के लिए ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो और सरकार इसके साथ ना जूझ पाए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए, उसमें से एक और सबसे इम्पोर्टेंट था ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं। हरित क्रांति आने के बाद हमारे देश में जो पैदावार है अन्न धान्य की, वो काफी गुना बढ़ गई। तो हम, हमारे पास अन्न धान्य की जो भी पैदावार है वो इतनी ज्यादा हो गई उसके बाद, कि हमने, हमारा तो भाई पेट भर जाता था, और उसके साथ साथ हम देश भर, हमारे दुनिया भर की बाकी सारे देशों में भी अपना जो अनाज है वो एक्सपोर्ट करने लगे। हमारा तो अन्न धान्य का कोठार भरा हुआ है ही, साथ ही साथ हम जो भी कंट्रीज है जिनको अन्न धान्य की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, उनको भी ये अन्न धान्य बेचने लगे। तो भाई ये कैसे हुआ कि एक टाइम हमारे पास ऐसा था कि दो वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी, और एक समय आज ऐसा है कि हमारे पास खाने पीने का सामान एकदम सही मात्रा में है। ओके, इतना लॉकडाउन हुआ 8 से लेकर 9 महीने का भी, तब भी हमारे पास अन्य धान्य का पर्याप्त मात्रा में कोठारों में धान्य उपलब्ध था। ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से। आया समझ में? ये जो अन्न धान्य है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अंडर मार्जिनलाइज्ड पीपल है, उनको वो न्यूट्रिशन, उनको वो अन्न धान्य पहुंचाते हैं, ताकि कुपोषण और भूखमरी से हमारे यहाँ पे कोई भी डेथ ना हो। साधारण से साधारण व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति 2 टाइम का खाना सुकून से खा सके, इसीलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाया गया। ये बहुत बड़ी सिस्टम है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारी कंट्री में। चलिए पढ़ते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। The Public Distribution System (PDS) is an Indian food security system established under the Ministry of Corporate Affairs, sorry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution. PDS, Public Distribution System, evolved as a system of management of scarcity
थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ओके, हमारे पास जो स्कार्सिटी है, जो अनुपलब्धता है धान्य की, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम गरीब से गरीब लोगों को, अंडर मार्जिनलाइज लोगों को कैसे अन्न धान्य पहुंचाते हैं कम से कम दरों में, ये पूरा सिस्टम जो काम करता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्कआउट करता है। किस कॉज से, किस ऑब्जेक्टिव से ये पूरा सिस्टम काम करता है? ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति 2 टाइम का खाना खा पाए। ओके, पीडीएस is operated under joint responsibility of central and the state government। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने दोनों के हाथ मिलजुल कर ये पूरा का पूरा सिस्टम चलाते हैं स्टेट में और सेंट्रल लेवल पर। फिर हम देखेंगे भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है। ये काफी मजेदार चीज है। चलिए मैं आपको सीधा डायग्राम की ओर लेके जाती हूँ। वंस आई विल इरेज दिस। चलिए मैं आपको इस डायग्राम के जरिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है ये समझाती हूँ। हमारा जो सेंटर है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो शेतकरियों से अनाज खरीदता है। ओके, जो खेती बाड़ी वाले किसान हैं उनसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अनाज खरीदता है। कौन से दामों में अनाज खरीदता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एमएसपी पे। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो साधारण किसानों से अनाज खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे ज्यादा अहमियत रखता है हमारे देश में। इसीलिए ये जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, चलो दिल्ली का ये जो नारा दिया गया है, ये जो विरोध हो रहा है कृषि बिल 2020 को, ये सब कुछ एमएसपी की वजह से हो रहा है। क्योंकि सरकार ने जो वादा किया है, जो सरकार हमेशा एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, जो भी हमारे यहाँ पे उपज होती है उसके ऊपर, वो वाला क्लॉज यहाँ से हटा दिया गया है। अगर गवर्नमेंट एमएसपी नहीं देती है किसानों को तो बेटा वो तो लुट जाएंगे। आया समझ में? वो जो खून पसीना बहाकर इतना सारा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इतनी दिन रात मेहनत कर कर, इतना रिस्क लेकर इतना कुछ उपज कर रहे हैं, अगर सरकार उनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे पाती तो बेटा खेती के ऊपर इसका बहुत ज्यादा बुरा परिणाम होने वाला है। तो फार्मर से, साधारण किसानों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनाज खरीदती है। सेंट्रल गवर्नमेंट साधारण किसानों से अनाज खरीदती है। कौन से दामों में अनाज खरीदती है? एमएसपी पर खरीदती है। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कैसे निर्धारित होती है, ये कहाँ से आती है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो मेरे ही चैनल पर बनाकर रखा है। तो किसानों से सरकार जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा साधारण किसानों से अनाज खरीदती है। कौन से दरों में खरीदती है? एमएसपी पर खरीदती है। फिर ये जो इकट्ठा कर हुआ होता है अनाज गोदाम में, कौन से गोदामों में? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में जो अनाज उपलब्ध होता है, जो कि सरकार ने खरीदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को पास ऑन कर दिया जाता है उनकी जरूरत के हिसाब से। हर किसी के पास डेटा अवेलेबल होता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल होता है कि उनके यहाँ पर कितने लोग हैं जो वो एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन है, और कितने ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उस हिसाब से ये जो अन्न धान्य है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है। उनकी जरूरतों के हिसाब से इनको हिस्सा दिया जाता है। ओके, एक दाम निर्धारित करती है सेंटर, और उस दामों में ये स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध करा दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनाज लेती है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनाज खरीदती है। कौन से दामों में खरीदती है? सेंट्रल इश्यू प्राइस पे खरीदती है।
सेंट्रल इशू प्राइस पे खरीदती है। देन स्टेट गवर्नमेंट ये अनाज जो उन्होंने खरीदा है सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको राज्य सरकार खरीद कर अपने स्वस्थ धान्य दुकानों में बेचने के लिए लाती है। ओके, और यहाँ पे दर जो है वो निर्धारित होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट दर निर्धारित करती है। जितने दामों में उसने सेंटर जितने दामों में उसको सेंटर ने इशू किया है, उसी दामों में ज्यादा से ज्यादा बार ये स्वस्थ धान्य दुकानों में उपलब्ध कराया जाता है। तो भैया पहले आता है सेंटर। सेंटर खरीदेगा, किससे खरीदेगा? फार्मर्स से खरीदेगा। किसके जरिए खरीदेगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए खरीदेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा अनाज खरीद रहे हैं, अपने गोदामों में भर रहे हैं। कौन से दामों में खरीद रहे हैं? एमएसपी पर। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में पूरा अनाज जमा हो गया है। अब ये स्टॉक पूरा करने के बाद हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइस निकालता है अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग अलोकेशन एट सेंट्रल इशू प्राइस, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग इशू प्राइजेस जो भी अफोर्डेबल है उनके लिए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करता है। और स्टेट गवर्नमेंट को उनकी जरूरत के हिसाब से उतना स्टॉक उपलब्ध कर दिया जाता है स्वस्थ अन्न धान्य का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदा है। स्टेट गवर्नमेंट हर एक जिले का डेटा इनके पास होता है, हर एक जिला निहाय। जैसे अकोला में मैं रहती हूँ, अकोला का जो भी कोटा है वो अकोला भेजा जाएगा, अमरावती भेजा जाएगा, बुल्ढाना, यवतमाल, देन वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद, ऐसे अलग अलग प्लेसेस पे उसको भेजा जाता है। और उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है ना, उसके ऊपर इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नागरिक अन्न पुरवठा विभाग, जिसको कहते हैं मराठी में। ठीक है, इसका जो भी ब्लैक मार्केटिंग होता है उसकी तरफ पैनी नजर होती है कलेक्टर साहब की, पैनी नजर होती है हमारे तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की। ओके, तो भाई सेंटर से ये चीजें खरीदता है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ये जो सस्ता अनाज है, ओके, ये उपलब्ध कराता है फेयर प्राइजेस शॉप, स्वस्थ धान्य दुकानों के जरिए साधारण लोगों को, साधारण जनता को। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए बेनिफिशियरी को। कौन से दामों में? जो भी सेंट्रल इशू प्राइस है, जो भी सेंट्रल इशू प्राइस है, ये जो आ रहा है यहां से यहाँ, ये जो आ रहा है ना यहां से यहाँ, सेंट्रल इशू प्राइस, जो दामों में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से लाया है, उसी दामों में स्टेट गवर्नमेंट ना नफा ना तोटा की बेसिस पे साधारण लोगों को इसको बेच देती है। आया समझ में? सेंटर खरीदता है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के थ्रू। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन अपने गोदाम में अपना सारा माल रखता है, फिर सेंटर स्टेट की जो भी जरूरत है उसको पूरा करता है। स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए बेनिफिशियरी जो है, उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, जो अल्टीमेट कंज्यूम करने वाला है उस सस्ते अन्न धान्य को, उस सस्ते रेशन को, उस तक पहुंचाता है। तो सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फेयर प्राइस शॉप, और फेयर प्राइस शॉप से बेनिफिशियरी के हाथों तक ये पूरा का पूरा ग्रेन पहुंचता है। कौन से दाम होते हैं? सबसे पहले खरीदा जाता है एमएसपी पर, फिर सेंटर एक कीमत निर्धारित करता है, उस कीमतों पर स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध होता है ये अनाज, और स्टेट गवर्नमेंट उसी दामों में, जितनी जो दामों में उसने सेंटर से खरीदा है, उसी दामों में जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको ये अनाज उपलब्ध करवाते हैं, ताकि गरीब तबके के लोग भी 2 टाइम का जो भी खाना है वो प्रॉपरली ले पाए, उनका भूखमरी से, कुपोषण से कोई भी व्यक्ति उनमें से ना मरे। हमारे लिए हर एक जिंदगी बहुत ज्यादा मायने यहाँ पर रखती है, और रखनी भी चाहिए। इसी को तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं। चलिए, ये डायग्राम तो मैंने आपको समझा दी। फार्मर से सेंटर, सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से फेयर प्राइस शॉप्स, और फेयर प्राइस शॉप्स से बेनिफिशियरी, और अलग अलग प्राइस मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स मूव बैक टू द पीडीएस। The center government, the central government through FCI, सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई के जरिए
has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the state government. हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दी गई है। कितना अनाज खरीदना है, कहाँ स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है और कौन से स्टेट गवर्नमेंट को कितना अनाज उपलब्ध करवाना है, हमारा जो भी स्टॉक मेंटेन है उसके अंदर ये सारी चीजें डिसाइड करता है हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। द operational responsibilities including allocation within the state, identification of eligible families, issue of ration cards, and supervision of functioning of fair price shops etc. rest with the स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में कौन सी पावर होती है? स्टेट गवर्नमेंट इसमें कैसे मदद करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा करता है, कितने लोग एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन है, कितने लोग बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत कितने लोग आते हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा करने का काम करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कुटुंबों को ढूंढती है, ऐसे कुटुंबों को खोज निकालती है जिनको इस अन्न धान्य की काफी ज्यादा जरूरत है। ओके, ऐसे लोगों को खोज कर ये लोग उनको रेशन कार्ड्स इशू करवाते हैं, या फिर ऐसी कोई फैमिली है जो कि एपीएल या फिर बीपीएल है, वो खुद ही अप्रोच करती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, थ्रू कलेक्टर ऑफिस। अगर आपको नया रेशन कार्ड बनाना है तो आपको कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता है, नागरिक अन्न धान्य सुरक्षा विभाग में, और वहां पर जाकर आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और तब जाकर आपका नया रेशन कार्ड बनकर आता है। लेकिन ये किसके हाथों में, किसके पावर्स के अंदर है? ये है अंडर द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा आपका डेटा एकत्रित करती है, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसमें से कितने एलिजिबल है और आपको कौन सा कलर का रेशन कार्ड देना चाहिए। देयर आर थ्री कलर्स ऑफ रेशन कार्ड्स, मैं नीचे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो भाई ये डेटा कलेक्ट करने से लेकर तो रेशन कार्ड्स इशू करने तक और सुपरविजन करने तक, ये जो सरकारी स्वस्थ दुकान होते हैं इसके अंदर भी बहुत बड़ी कालाबाजारी चलती है। अगर आपने नायक मूवी देखी होगी, आई होप सो बहुतों ने देखी होगी। ओके, नायक ये मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा वो जो तोलता है ना सरकारी रास्त दुकानों में, रेशन कंट्रोल की दुकानों में जो बंदा अन्न बेचता है, अनाज बेचता है, वो जो वेइंग स्केल होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा मैग्नेट चिपका के रखता है, सो दैट कि वो जो गरीब बंदा है जो अन्न खरीदने आया है उसके पास उसको अनाज कम जाए, और ये उसके उसके लिए आया हुआ अनाज में से काट काट कर 200 ग्राम 500 ग्राम काट काट कर उसका ब्लैक मार्केट करके उसको किसी और को चिपका पाए, किसी और को बेच पाए और मुनाफा कमाए। आया समझ में नाइक मूवी वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर वो सस्पेंड कर देता है उसका रेशन का लाइसेंस। ओके, आई होप सो। अगर आपको रिकॉल नहीं आता होगा तो आप उतनी क्लिप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे अनिल कपूर जी वो रेशन कार्ड दुकानदार को पकड़ते, रंगे हाथों पकड़ते, वो मैग्नेट निकालते हैं और केरोसिन वगैरह का भी जो मेजरमेंट का होता है, दैट जो भी यूटेंसिल होता है उसके अंदर कैसे कालाबाजारी होती है वो देखकर वो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं एफपीएस शॉप वाले का, दैट इज फेयर प्राइस शॉप वाले का। ओके, तो ये पूरे के पूरे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। देन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, under the public distribution system, presently the commodities namely wheat, rice, sugar and kerosene are being allotted to the states, union territories for distribution. ओके, अभी फिलहाल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, पीडीएस के अंतर्गत गेहूं, चावल, शक्कर और केरोसिन, घासलेट जिसको हम बोलते हैं, ओके, ये उपलब्ध कराया जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो गरीब तबके के लोगों में इसको पहुंचा सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, इसमें से केरोसिन को निकाल दिया गया है, इसमें से केरोसिन को निकाल दिया गया है। ये जो उज्ज्वला योजना है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी की, उसके अंतर्गत ये जो बीपीएल वाली महिलाएं हैं इनको गैस सिलेंडर्स से लेकर वो गैस स्टोव तक उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए यहाँ पे और केरोसिन की कालाबाजारी सबसे ज्यादा चलती थी, इसलिए केरोसिन को इस लिस्ट में से हटाया गया है। शक्कर भी कभी कभार ही मिलती है, ओके, लेकिन गेहूं और चावल 101% यहाँ पर मिलता है। गेहूं कुछ 3 रुपए से और चावल कुछ 2 रुपए से रेशन की दुकानों में उपलब्ध होता है।
हर महीने किसी एक स्पेसिफिक डेट को आता है अनाज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फेयर प्राइस शॉप वाले। फेयर प्राइस शॉप वाले एक महीने के एक स्पेसिफिक तारीख से आगे एक हफ्ता भर जो भी उनके पास रेशन कार्ड धारक है उनको अनाज बेच देते हैं। ठीक है, लिस्ट होती है उनके पास धारकों की। सम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट additional items of mass consumption through the PDS outlets such as pulses, edible oil, iodized salt, spices, etc. कुछ कुछ राज्य, केंद्र नहीं, केंद्र के अंतर्गत 5 ही चीजें आती है, व्हीट, राइस, केरोसिन, शुगर, सॉरी 5 नहीं 4 ही चीजें, 4 ही चीजें, व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट 4 ही चीजें आपको देता है, व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन, व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन। ये 4 ही जो धान्य है वो, और 3 धान्य और सॉरी 2 धान्य शक्कर और केरोसिन, 2 धान्य चावल, गेहूं, शक्कर और केरोसिन सेंट्रल उपलब्ध करवाता है, उसमें से भी केरोसिन निकल चुका है। तो यहाँ पे बचे 3 चीजें, गेहूं, चावल और शक्कर। शक्कर भी कभी कभार ही मिलती है, शक्कर मैंने आज तक नहीं देखी। ओके, मैंने सिर्फ गेहूं और चावल और दाल डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखा है। तो वो जो दाल होती है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आता है। आज समझ में कि भाई सेंटर हमको गेहूं और चावल भेज रहा है, हम अपनी तरफ से हमारे यहाँ के एपीएल बीपीएल लोगों को कुछ फायदा करना चाहते हैं, कुछ उनके मन में जगह बनाना चाहते हैं खुद के लिए, हम उनका भला करना चाहते हैं। तो ये लोग उनको दालें उपलब्ध करवाते हैं, जैसे अरहर की दाल और चने की दाल, मसूर की दाल, ये दालें उपलब्ध करवाते हैं। कभी कभी तेल का पैकेट भी मिल जाता है, पाम तेल का पैकेट, और आयोडाइज सॉल्ट भी, कभी कभी मीट की नमक की थैलियाँ भी मिल जाती है। स्पाइसेस मैंने आज तक नहीं देखा, ओके, किसी स्टेट में होती होंगी, लेकिन मेरे स्टेट जो है, महाराष्ट्र स्टेट जो है, इसके अंदर मैंने इसको नहीं देखा। मैंने देखा है नमक, कभी कभार शक्कर, एक आध बार देखा है शायद शक्कर को, दाल हमेशा देखा है, चावल या सॉरी तुवर या फिर अरहर की। चलो, ये कौन सा अनाज मिलता है, 4 चीजें सेंटर देता है, और बाकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट अगर खुद की तरफ से कुछ एडिशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और फेयर प्राइस शॉप के द्वारा सामान्य लोगों तक ये जो अन्न धान्य है उसका पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते इवोल्यूशन ऑफ पीडीएस इन इंडिया देखेंगे। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड वर्ल्ड वॉर 2। ये कब शुरू हुआ, ये कब इसका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आसपास। पीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 एज अ वॉर टाइम रेशनिंग मेजर। हम रेशनिंग कब करते पता है आप लोगों को ये चीज? व्हेन वी रेशन द थिंग्स, रेशन यानी मर्यादा, आया समझ में? हम मर्यादित अन्न धान्य उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, हम 5 लोग एक कमरे में हैं और 5 लोगों के लिए 7 रोटियां यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, 5 लोगों के लिए 7 रोटियां यहाँ पर उपलब्ध है, तो हर एक के हिस्से में कितनी रोटी आएगी? 5 लोगों में 7 रोटियां कैसे बांटी जाएगी? तो 1.4 हर एक के हिस्से में आएगी, ना किसी को ज्यादा मिलेगा ना किसी को कम मिलेगा। जो भी उपलब्ध है हमारे पास 7 रोटियों को 5 लोगों में हम बांटेंगे, हर एक के हिस्से पर ओके 1 रोटी और 1/4 रोटी आएगी, 1.4 रोटी हर एक के हिस्से में यहाँ पर आएगी। ओके, इस तरीके से रेशनिंग होता है, जो भी हमारे पास उपलब्ध अनाज है उसको हम पर हेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी हमारे पास उपलब्ध अनाज है उसको डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करते हैं, तो पर हेड अनाज हम कितना देंगे इसका हम कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट शुरुआत कब से हुआ? ये वाला कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। बिफोर 1960 before the 1960s, distribution through PDS was generally dependent on imports as food grains. 1960 से पहले हमारा जो भी अनाज है वो हम इंपोर्ट करते थे, क्योंकि हम खेती के बारे में, कृषि के बारे में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम किसी का सहारा यहाँ पर ले रहे थे, हम लोगों के सहारे थे अन्न धान्य की उपलब्धता के लिए भी।
लेकिन 1960 के बाद इट वाज एक्सपांडेड इन द ईयर 1960s एज अ रिस्पॉन्स टू द फूड शॉर्टेज ऑफ द टाइम. Subsequently, the government set up the Agricultural Price Commission and the FCI to improve domestic procurement and storage of food grains for PDS. यहाँ पर मैंने FCI यहाँ पर आपको समझा दिया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन, ये वाला जो चीज है वो मेरे एमएसपी के लेक्चर्स के अंदर काफी अच्छे से मैंने इलेबोरेट करके रखा है. ओके, तो एमएसपी कौन डिसाइड करता है? तो एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन. ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई ना कोई तो निर्धारित करता होगा, तो वो निर्धारण करता है एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन. ओके, 1960 के बाद जो शॉर्टेज था, ओके, उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन बैठाया, एफसीआई बनाई और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, ताकि हम हमारे फार्मर्स से अनाज खरीदें और उसको स्टोर करें और उपलब्ध करवाए पीडीएस के जरिए. ये डिसाइड हुआ. बाय द 1970s, पीडीएस हैज इवॉल्व्ड इनटू अ यूनिवर्सल स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड. सब्सिडाइज्ड यानी आवश्यक, सस्ते दामों में, सस्ते दरों में उपलब्ध कराना, कम कीमतों में, सब्सिडाइज्ड कम कीमतों में उपलब्ध करवाना. 1970 आते आते पीडीएस एक यूनिवर्सल स्कीम बन गई, जिसके जरिए हम सस्ते दामों में अन्न की उपलब्धता कराते थे गरीब तबके के लोगों को, ताकि कोई भी भूखमरी से ना मरे और हर कोई एक सेहतमंद जिंदगी जीने का अधिकारी होवे, हक होवे हर किसी को. till 1922 till 1992, public distribution system was a general entitlement scheme for all consumers without any specific target. 1992 तक ये सबके लिए एक जैसा था, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो. जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम सबके लिए था 1992 तक. और उसके बाद 1992 के बाद द रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आरपीडीएस वाज लॉन्च्ड इन जून 1992 with a view to strengthen and streamline the public distribution system as well as improve its reach in the far-flung, hilly, remote and inaccessible areas where a substantial section of the underprivileged classes live. भाई 1992 तक सबके लिए ये स्कीम एक जैसी थी, सबके ऊपर एक जैसी लागू थी, लेकिन जून 1992 के बाद हमने इसका जो भी क्षेत्र है इसको बढ़ा दिया और हमने इसके अंतर्गत वो भी एरियाज ले लिए जो बहुत ज्यादा पहाड़ों पे है, जो बहुत ज्यादा दूर है, जहां पर हम आसानी से पहुंच नहीं सकते, वहां तक सरकार ने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंतर्गत पहुंचने का निर्णय लिया. और जो भी बैकवर्ड लोग हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको पोषण ठीक तरीके से नहीं मिल पाता, जहाँ पे भी ये लोग रहते हैं, उन तक ये अन्न धान्य पहुंचे, इस चीज का सरकार ने caution लिया. In June 1997, the government of India launched the targeted public distribution system, with a focus on the poor. भाई चलो 1992 तक सब एक ही लेवल पे थे, ठीक है. 1992 जून के बाद ये आरपीडीएस हुआ. इसके अंतर्गत जो हमारे रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे एकदम दूर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जिन तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती, उन तक ये योजना पहुंची अप टिल जून 1992. और जून 1997 के बाद हमारे जो सरकार है उसने सेंसस, जो भी उनके पास डेटा उपलब्ध था, उसके द्वारा हमारे जो जनरल पब्लिक है, जो हमारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको डिवाइड किया. जो भी डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उपलब्ध था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी अच्छे से जांच करवाई और लोगों को बांटा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया. ओके, जिसके अंतर्गत भाई सबको सारी चीजें देने से बेहतर है जो एक्चुअली जरूरतमंद है उसको मैं वो चीज दे पाऊं, और वो भी कम से कम किफायती दरों में, अंडर टीपीडीएस. Under targeted public distribution system, beneficiaries were divided into two categories: households below the poverty line BPL and households above the poverty line. भाई जून 1997 के बाद लोगों को डेटा की उपलब्धता के बाद एक सर्वे करने के बाद दो कैटेगरीज के अंदर
बांटा गया। एक वो लोग थे जिनके लिए दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, बीपीएल वाले लोग, बिलो पावर्टी लाइन। और एक वो लोग थे वो जो साधारण मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे थे, अबाव पावर्टी लाइन। उसके बाद आया अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। इसके अंतर्गत AAY was a step in the direction of making TDPS, Targeted Public Distribution System, aim at reducing hunger among the poorest segment of the BPL। भाई ये जो लोग थे बिलो पावर्टी लाइन वाले, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं था, जिनको दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी, इन लोगों के पास ज्यादा ध्यान देने लगा गवर्नमेंट अंत्योदय या अन्न योजना के अंतर्गत। अगर आपने मुकेश कुमार वाली जो मूवी है रोटी कपड़ा और मकान देखी होगी, तो उसके अंतर्गत वस्तु स्थिति बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई गई है। why actually I'm a fan, okay, of this classic हिंदी मूवीज, जिसके अंदर हीरो हीरोइन का जो स्ट्रगल था वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था। इट वाज नॉट अ करण जौहर टाइप ऑफ अ मूवी, ओके, जहाँ पे सब कुछ रियल जैसे होता है, जो लोगों का संघर्ष है, साधारण लोग, मेरे जैसे आपके जैसे लोग, उनका संघर्ष पर्दे पर दिखाया जाता था। अंत में उनको एक उम्मीद जगाई जाती थी उनके अंदर कि भाई अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी आशावादी रहिए, आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ओके, तो अंत्योदय अन्न योजना टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर शुरू की गई, जिसके अंदर बीपीएल, बिलो पावर्टी लाइन वाले जो भी तबका है, जो भी हमारा समाज का एक हिस्सा है, जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, उनको अन्न धान्य सस्ते दामों में उपलब्ध कराया गया। उनके लिए अलग से स्कीम चलाई गई। A national sample survey exercise pointed towards the fact that about 5% of the total population in the country sleeps without 2 square meals a day. In order to make TDPS more focused and targeted towards this category of population, the Antyodaya Anna Yojana AAY was launched in December 2000 फॉर 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअरर फैमिलीज। बीपीएल के नीचे अति गरीब जो लोग हैं, ओके, जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास कोई रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको प्रवाह में लाया गया। वो लोग जो भूखे सोते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास ना घर के सर के ऊपर ना छत है, ना पेट में ना अन्न है कुछ भी, तो ऐसे लोगों को ढूंढकर उनकी लिस्ट बनाई गई और उनको अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अन्न पुरवठा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने करना शुरू किया। ये हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, उसका 5% बनता था। इन सितंबर 2013 पार्लियामेंट इनैक्टेड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। The act relies largely on the existing TDPS to deliver food grains as legal entitlement to poor household. This marks as a shift of making the right to food जुडिशियबल राइट। ओके, राइट टू फूड, अन्न के ऊपर हम सबका अधिकार है। हर किसी व्यक्ति को अधिकार है कि भाई वो पेट भरकर खाना खा पाए। कुछ ज्यादा उपलब्धता नहीं है हमारी, कुछ ज्यादा हम लोगों को नहीं चाहिए। दो वक्त का खाना सही टाइम पे सही तरीके से मिल जाए, हमारे लिए यही बहुत है। और बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो हमारे सोसाइटी के हर एक हिस्से पर ध्यान रखे और उस हिस्से के लिए जो भी लाभकारी है ऐसी योजनाएं बनाता रहे। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये अब तक तो आप सुन चुके होंगे मुझसे, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर अभी एम्फेसिस देंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीडीएस, इट हेल्प्स in ensuring food and nutritional securities for the nation. Second, it has helped in stabilizing food prices and making food available to the poor at affordable prices. वो व्यक्ति जो अनाज नहीं खरीद सकता, वो व्यक्ति जो अपना पेट नहीं पाल सकता, वो व्यक्ति जिसके लिए दो वक्त के खाने के लाले हैं, ऐसे व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे और सस्ते दरों में उसको अन्न उपलब्ध करवाएंगे, ताकि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही जिएंगे, मिडिल क्लास लोग ही जिएंगे, इन लोगों को भी अच्छी लाइफ जीने का पूरा पूरा अधिकार है। तो इसीलिए हम इनको अन्न
अन्न धान्य की उपलब्धता एक स्टेबल प्राइसेस पे कराते हैं. In maintaining the buffer stock of food grains in the warehouses so that the flow of food remain active even during the period of less agricultural food production. वो ऐसा भी हो सकता है कि कई दफा भाई बाढ़ की वजह से या फिर किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, किसी नैसर्गिक आपत्ति की वजह से हमारे यहाँ पे किसी साल अन्न धान्य का उत्पादन कम हो जाए. उस साल तो भाई अन्न धान्य के जो दाम है वो तो आसमान छू लेंगे. तो ऐसे संकट से, ऐसे स्थिति से बचने के लिए गवर्नमेंट अपने जो भी गोदाम है उसके अंदर अंतर अन्न धान्य का जो भी स्टॉक है उसको बना कर रखता है, जो भी कोटा है उसको बना कर रखता है, ताकि अगर वॉर वाली सिचुएशन आए, नेचुरल कैलेमिटी आए, तो ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर हमारे देश के ऊपर आती है, अन्न धान्य की अगर कमतरता पड़ती है, तो ये स्टॉक में से उठाकर हम हमारे लोगों को 2 वक्त का खाना आसानी से उपलब्ध करा पाए. क्योंकि वक्त हर समय एक जैसा नहीं होता है. ओके, कभी हो सकता है नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाए, हमारे क्रॉप्स का, हो सकता है वॉर वाली सिचुएशन आ जाए. तो ऐसे समय के लिए हमको हमेशा तैयार रहना पड़ता है. पीडीएस सिस्टम के थ्रू हम ऐसे अनाज का स्टॉक करके रखते हैं जो भी हमको जरूरत के समय, जो भी हमको संकट समय पे, आपत्ति के समय काम में आ जाए. इट हैज हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन्स ऑफ द कंट्री टू द डेफिशिएंट रीजन्स. भाई जो सुजलाम सुफलाम इलाके हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फसल आती है, वहां से हम खरीदेंगे और उन सारी स्टेट्स को उपलब्ध कराएंगे जहाँ पर एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं होता या फिर किसी किसी साल में फसल बर्बाद भी हो जाती है. द सिस्टम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. जब से भाई हमारे यहाँ पे ये उपलब्ध हुआ है, एमएसपी जब से हमारी सरकार जाहिर करने लगी है, डिक्लेयर करने लगी है, तब से हमारे यहाँ पे अन्न धान्य जो भी शेतकरी है, जो भी किसान लोग हैं, वो अश्योर्ड है कि चलो भाई कम से कम इतने दाम तो मुझे मेरे क्रॉप पर आ ही जाएंगे. अगर इतने नहीं आते हैं, अगर बहुत अच्छा उपज आया है, फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं. ओके, तो यहाँ पे ये हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने यहाँ पर डिस्कस किया. अब हम देखेंगे पीडीएस रिफॉर्म्स. अब इसके अंदर बदलाव कौन से आए हैं शुरुआत से लेकर 1960 से लेकर 2020 तक. रोल ऑफ आधार. Integrating Aadhaar with TDPS targeted public distribution system will help in better identification of beneficiaries and address the problem of inclusion and exclusion errors. According देखिए, कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे एक मुहिम चलाई गई थी जिसके द्वारा जो भी रेशन कार्ड पे जितने भी लोगों के नाम हैं, उनके सबके आधार उस रेशन कार्ड से जोड़े गए थे. ओके, ताकि हम ट्रैक कर सके कि भाई डबल कोई बेनिफिट तो नहीं ले रहा है. एक ही कार्ड के ऊपर 16 लोग हैं और ये 16 लोगों के अलग अलग अपने अपने भी कार्ड्स है. तो ऐसे लोगों को लिस्ट में से हटाया गया. ठीक है, ऐसे लोगों को इंक्वायरी की गई और जो सही लोग हैं, जो सही लेजिटिमेट उनका हक बनता है, उतना उनको दिया गया. रोल ऑफ आधार के पास बट टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स ऑफ टीडीपीएस दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स. वाधवा कमेटी, इसके अंतर्गत अगर आपको नहीं पता होगा तो बायोमेट्रिक प्रिंट लगता है. जो भी व्यक्ति अनाज खरीद रहा है उसका बायोमेट्रिक प्रिंट हमको देना पड़ता है. एसएमएस के जरिए भी आपको अनाज कितना मिलेगा, कौन से दामों में मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है. तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर. होप आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा. आपके कुछ और सुझाव होंगे तो आप वो भी वेलकम है मेरे पास. ओके, यहाँ पर मैं हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रोकती हूँ. इट वॉज ये था. ओके, थैंक यू सो मच.